नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। और मैं हूं आपके साथ मानसी झा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं अपने खबरों के पिटारे के साथ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों को नया वीडियो बनाकर संदेश दिया है। तो वहीं आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा पूरे होश आवाज और पूरे जोश के साथ आगे की ओर बढ़ रही है। तो वहीं आपको यह भी बताएंगे कि आज देश भर में कहां बारिश को लेकर अलर्ट को जारी किया गया। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं मानसी अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लेकर देशवासियों के नाम एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस मनाने और देश भर में बुनकरों व कारीगरों को प्रोत्साहित करने की अपील उनकी ओर से की गई है। वहीं उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को इसके साथ जुड़ने के लिए भी कहा। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, आपको सुनाते हैं। 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। वही बात करते हैं दिल्ली विधानसभा के बारे में, जहां दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र जो है आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत जो है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ निकिता शुरू हुई। और वही सदन के इस सत्र को लेकर जहां एक और प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के अभूतपूर्व और कई बड़े इंतजाम किए गए, तो वही दूसरी ओर सदन के कई एजेंडे के कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है वो साफ तौर पर पेश किए गए। बिल्कुल मानसी, देखिए आज की अहम बात यह भी है कि कैग की जो लेखा परीक्षा है, यानी कि जो उसकी रिपोर्ट है और नए विधेयकों की प्रस्तुति आज इसमें शामिल है। तो वहीं राजनीतिक हलकों में हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि मानसून सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था व्यापक समीक्षा के लिए विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक दिन पहले ही गुरुवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी। और जिसके बाद आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है और जहां मॉनसून सेशन की शुरुआत हो चुकी है और जहां विधानसभा में नए विधेयकों पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। वही नजर डालते अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान अहमद समेत
2 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जबकि कई गंभीर रूप से इसमें घायल भी बताए जा रहे थे। बिल्कुल मानसी, और देखिए इसमें मिली जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि सभी कार सवार प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे अली अहमद से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, और जहां प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई, तो वहीं पुलिस के अनुसार हादसा झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूंछ थाना के क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, दिखा दें दर्शकों। उत्तर प्रदेश के झांसी में गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद समेत 2 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए। जानकारी के मुताबिक ये सभी कार सवार प्रयागराज में झांसी जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे अली अहमद से मुलाकात करने जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक हादसा झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूंछ थाना क्षेत्र के पास हुआ। प्रयागराज से झांसी आ रही क्रेटा कार अचानक से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि हादसे में अतीक के बेटे अबान समेत 2 की मौत हो गई। देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज़ थी, और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, और जिसमें 2 लोग, एक अबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है, और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी प्रयागराज के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं झांसी के जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया है। ये एक पूंछ में कोई एक्सीडेंट बताया गया है जो हुआ था। इसमें हमारे पास 3 घायल आए हैं। उनमें एक उमर है 18 साल का और एक एजाम 28 साल का। इन दोनों के हाथ में फ्रैक्चर आया है, और एक जायद करके हैं, इनके माथे पे चोट है और पैर पे फ्रैक्चर आया है। इन तीनों का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। बाकी इनकी जांचें चल रही, तीनों को भर्ती किया जा चुका है। कुछ डेड बॉडी भी आई है? 2 हाँ, 2 डेड बॉडीज आई हैं यहाँ पर। एक सोनू और अवान नाम उनके बताए गए हैं, पर वो घटनास्थल पर ही शायद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो उनको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। वहीं अबनान की मौत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने अबनान की मौत को साजिश बताया है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि एक हादसा है और कुछ लोगों को केवल सियासत ही करनी है। और इस दुनिया में अब देखिए, मैंने तो अभी देखा सोशल मीडिया के जरिए ही मुझे पता चला, और मैंने देखा कि जब ये घटना हुई है उसके तत्काल बाद गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं, पुलिस को सूचना दिया है, और उसमें एक व्यक्ति संभवतः जो जख्मी है उसने भी पुलिस के सामने बयान दिया है। तो कुछ लोगों का काम ही है हर घटना को विवादित बनाना, कुछ लोगों की मंशा होती है हर घटना को लेकर एक बवंडर खड़ा करना। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस वहाँ पे जांच कर रही है, और पुलिस का भी बयान आया है, ग्रामीणों का भी बयान आया, और सबसे बड़ी बात है कि इस दुर्घटना में जो व्यक्ति जख्मी हुआ है उसका भी बयान आया। उसको सुन लेंगे तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, वो एक्सीडेंट सभी को मालूम है कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई है और 3 लोगों की मौत हुई है। और इस दुनिया में जो माँ बाप करते हैं यह व्यक्ति खुद करता है, कहीं ना कहीं कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब हादसा तो हादसा, उसको दूसरा नहीं देखना। अगर कोई बयानबाजी करता तो जांच का विषय, बिना जांच के बाद कुछ कहना ठीक नहीं। हादसा तो कोई भी कहीं हो सकता है, और हादसे में शिकार हैं तो हादसा को सड़क पर हादसे को हादसे के हिसाब से देखा जाना चाहिए, फिर राजनीति होना चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो सकती है, जो अपने पति अतीक अहमद के जनाजे में भी शामिल नहीं हो सकी। क्या वो बेटे के जनाजे में शामिल होगी, ये देखना होगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान अहमद और उसके भाई अहजम को नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। बाद में फिर अक्टूबर 2023 में दोनों को वहां से रिहा करके उनकी बुआ की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया था।
मौजूदा वक्त में अतीक अहमद का बड़ा बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है, जिससे मिलने के लिए परिवार के सदस्य प्रयागराज से रवाना हुए थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर अब छात्र आंदोलन लगातार जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है और जहां आंदोलन रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 13 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है और कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। और तो वहीं इस बीच आंदोलन कर रहे छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन छात्रों ने साफ तौर पर जो बातचीत करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में नहीं बल्कि मीडिया की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से बातचीत होगी और सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तो वहीं देखिए इस मुद्दे पर सियासत भी पूरे तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है, तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि समाधान के लिए समिति बनाई गई है और कार्रवाई भी लगातार जारी है। आखिर क्या बातचीत से खत्म होगा ये जो विवाद जो निकिता लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आंदोलन कर रहे हैं छात्र, तो इसी पर दिखाते अपनी एक खास रिपोर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन छात्रों ने शर्तों की नई लिस्ट सामने रख दी है। छात्रों की वार्ता की शर्तें: बंद कमरे में बातचीत नहीं, सार्वजनिक मंच पर वार्ता, कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधियों की मौजूदगी, सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत। ये तो रही वार्ता की शर्तें। अब जरा आंदोलनकारी छात्रों की मुख्य मांगे भी जान लीजिए। छात्रों की मुख्य मांगे: विवादित जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द हों, पेपर लीक और घोटाले की सीबीआई और ईडी से जांच, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई। मंत्री इरफान अंसारी ने भरोसा दिलाया कि सरकार समाधान चाहती है। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दावा किया कि सरकार पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है। आप दूसरा एंगल ले रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग हमारे यूथ है, हमारे बच्चे हैं, हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, वार्ता करेंगे। कमेटी बनी है, कमेटी जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है और होपफुली जल्द से जल्द जो इनपुट आएगा उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी महोदय, समाधान रोज दिन निकल रही है। आप जैसे मीडियाओं को इन चीजों को भी कवर करना चाहिए। सीआईडी का क्या प्रोग्रेस है उसको जनता तक पहुंचाना चाहिए कि हमारी सरकार पूरे हिम्मत के साथ अपने ही शासन में अपने संस्थाओं के ऊपर जांच करा रही है। आज किसी भी बीजेपी राज्य में कभी इस तरह से हिम्मत किया गया है? क्यों? क्योंकि हमें ईमानदारी है, हमें पारदर्शिता है और यही चीज हमें ताकत दे रही है अपने छात्राओं के साथ, अपने लोगों के साथ न्याय करने के लिए। बीजेपी लगातार सरकार को बस आपका सवाल नहीं खत्म होगा अभी। लेकिन बीजेपी सरकार पर पूरी तरह हमलावर है और आरोप लगा रही है कि सोरेन सरकार में नौकरियां बेची गईं और इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है। नौकरियों को बेचा गया है और जेपीएससी में भी उसी प्रकार से लोगों ने नौकरी को बेचा है और इसीलिए आज छात्र और नौजवान यानी झारखंड की जनता की आज मांग है, जो एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, जो नौकरी को बेचा गया है, जेसीसीएल हो, जेसीसी हो, जेपीएससी हो, उन सारे एग्जामों को रद्द करे सरकार। कराती है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, सभी एग्जाम को अविलंब रद्द करते हुए सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। झारखंड के युवा लगातार 12 दिन से धूप में, बारिश में, भूखे प्यासे, शालीनता के साथ अपनी मर्यादा में रहकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप अविलंब 14th जेपीएससी को रद्द करो। इतना ही नहीं, आज झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ, बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेता पोस्टर बैनर लेकर सदन पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
उधर कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपने सुझाव सौंप दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के 21 सुझाव हमने दिया है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं सारा 21 सुझाव दिया है और माननीय मुख्यमंत्री से उसको ही करे। मुख्यमंत्री अगर इसको अमल करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि अगर 50% भी अमल करेंगे तो आने वाले दिन में ऐसी घटनाएं कभी नहीं घटेंगी। हमें पूर्ण विश्वास है जो भी यहाँ से छन के जाएगा वो काफी योग्य। अभ्यर्थियों के आंदोलन को आज उस समय राजनीतिक समर्थन मिला जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम कुमार महतो धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और छात्रों की मांगों का समर्थन किया कि आप जाकर छात्रों से सीधा खुले आसमान के नीचे जो बैठे हैं उनसे संवाद करें और अभी जो मुद्दे जो ज्वलंत हैं उन पे कार्रवाई करें और उनकी मांगों की पूर्ति करें। दबाव बना है, बिल्कुल दबाव बना है, बहुत ही प्रेशर में दिख रहे हैं। विभाग के जितने भी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हो या अन्य विधायक हो, दबाव में तो हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है विधानसभा के अंदर। यानी सरकार बातचीत के दबाव में है। विपक्ष आंदोलन के साथ खड़ा नजर आ रहा है और छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरा मामला इस सवाल पर टिक गया है कि क्या सरकार छात्रों की शर्तें मानेगी? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सामने आकर बातचीत करेंगे? अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि झारखंड में ये टकराव संवाद से खत्म होगा या आंदोलन और सियासत दोनों मिलकर इसे और बड़ा बना देंगे। वही नजर डालते अगली खबर की। बता दें, नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अब जो है देशव्यापी अभियान का जो है ऐलान कर दिया है। बिल्कुल मानसी, और देखिए पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने यह भी जानकारी दी है कि सितंबर से क्या बोलती है पब्लिक नाम से राष्ट्रव्यापी मूवमेंट को उनकी ओर से शुरू किया जाएगा। उनके अनुसार इस अभियान के जरिए देश भर के लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा और उनकी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। और इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, दिखाते हैं दर्शकों को। पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के मुताबिक सीजेपी सितंबर में एक नेशन वाइड मूवमेंट क्या बोलती पब्लिक शुरू करने जा रही है। सीजेपी 5 मुद्दों पर लड़ेगी, जिसमें पहला मुद्दा शिक्षा का होगा। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि लोगों के मन में यह सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी आखिर क्या है। और कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। तो मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए खुशी हो रही थी कि कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, मैसेजेस कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। इस दौरान पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास पैम्फलेट्स दिखाते हुए नजर आए कि लोगों को उनके इस अभियान से कैसे जुड़ना है। हमारे साथ जुड़िए, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़िए और अपनी आवाज को बुलंद करिए। हम सबकी आवाज तब बुलंद होगी जब हम सारे लोग यूनाइटेड होंगे। सीजेपी के मुताबिक क्या बोलती पब्लिक अभियान की देश को जरूरत है। उनके मुताबिक पब्लिक की बात को सुने जाने की जरूरत है और जब भी पब्लिक की बात नहीं सुनी जाएगी तो सीजेपी सड़क पर उतरकर पब्लिक की मांग सरकार से मनवाएगी। इस ऐलान के साथ ये भी साफ हो गया है कि सीजेपी पॉलिटिक्स में आने नहीं जा रही है। मतलब दीपके ने साफ किया है कि पार्टी का अंतिम लक्ष्य राजनीति नहीं बल्कि समाज सेवा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान जारी गतिरोध के बीच में भी अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच में फोन पर हुई बातचीत ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को एक बार फिर से चर्चाओं के भीतर लाकर खड़ा कर दिया है। और जहां सरकार का साफ तौर पर कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद महिला आरक्षण कानून लागू करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो वही कांग्रेस का साफ तौर पर स्पष्ट किया जा रहा है कि इस विषय पर अंतिम रुख अपनाने से पहले पार्टी और सहयोगी दलों से जो पूरी चर्चा की जाएगी। तो संसद में जारी राजनीतिक गतिरोध और संभावित विशेष सत्र की चर्चाओं के बीच जो है अब सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है। क्या इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बन पाएगी या फिर विवाद स्टार्ट हो पाएगा? निकिता, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, और इसी पर बनी है हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं मानसी दर्शकों को। संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। इस गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन पर बात की। इसके बारे में किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा हुई और विपक्ष से समर्थन देने की मांग की। बताया जा रहा है कि इस पर रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण लागू नहीं होने से महिला समाज में नाराजगी बढ़ेगी। रिजिजू ने कहा कि परिसीमन पर समर्थन मिलने से महिला आरक्षण विधेयक लागू करने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलके काम करें। हालांकि राहुल गांधी ने बातचीत से पहले एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना। जिस प्रकार से राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं, ऐसे में क्या विपक्ष सरकार को परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर समर्थन देने को तैयार होगा? खैर, इस गतिरोध के बीच जानते हैं कि ये बिल है क्या। परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या और सीमा तय करना है। 1976 से सीटों के बंटवारे पर रोक लगी हुई है, जिसे 2001 और फिर 2026 तक बढ़ाया गया। 2026 के बाद नई जनगणना के आधार पर परिसीमन का रास्ता खुल सकता है। कई राज्यों को डर है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के बावजूद उनकी लोकसभा की सीटें कम हो सकती हैं, जबकि अन्य राज्यों में बढ़ सकती हैं। परिसीमन से महिला आरक्षण कानून का क्या संबंध है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून पास किया। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की बात कही गई। लेकिन कानून में साफ लिखा है कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन होना जरूरी है। यानी जब तक परिसीमन नहीं होगा, महिला आरक्षण भी लागू नहीं हो सकता। ऐसा भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि वो पहले अपनी पार्टी और सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग में भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद कांग्रेस सरकार को अपना रुख बताएगी। लेकिन परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा अभी एकदम से चर्चा में क्यों आया? संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। इसी बीच किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन पर बात कर परिसीमन पर समर्थन देने का आग्रह कर दिया। सरकार का तर्क है कि अगर परिसीमन आगे बढ़ेगा तो महिला आरक्षण लागू होने का रास्ता साफ हो। तो अब निगाहें इस बात पर हैं कि फोन की यह राजनीति आखिर संसद तक पहुंचती है या नहीं। बाहर कैमरों के सामने आरोपों की बरसात है, भीतर समर्थन की तलाश जारी है। विपक्ष सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है। सरकार विपक्ष को महिला आरक्षण की याद दिला रही है। चर्चा ये भी है कि परिसीमन को लेकर 16 से 18 अगस्त को विशेष सत्र बुलाने की तैयारी भी है। दिलचस्प बात यह है कि जिस संसद में बहस होनी चाहिए, वहां हंगामा ज्यादा और संवाद कम दिखाई दे रहा है। 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में लोकसभा अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल पूरा नहीं कर सकी है और हंगामे के बीच बिना चर्चा के 5 विधेयक पारित हो चुके हैं। तो चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। बता दें आपको, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में करीब 2000 छात्रों से बातचीत करते हुए जेएनजे को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही।
बिल्कुल। और देखिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज की युवा पीढ़ी ईमानदार, संवेदनशील और राष्ट्रभक्त है और साथ ही साथ उनके सवालों और असंतोष को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। नीट विवाद के बाद युवाओं में उभरी नाराजगी का उल्लेख करते हुए भी भागवत ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें और विरोध लोकतंत्र का स्वाभिमान का हिस्सा है। और इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने और कुछ क्या बातें कही। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में हुए जेएनयू के प्रदर्शन ने सत्ता, सरकार और वैचारिक संगठनों तीनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके कुछ ही दिनों बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी और जेन अल्फा के युवाओं से संवाद का ऐलान किया और आज मुंबई में करीब 2000 छात्रों के साथ खुली चर्चा की। और इसमें थैंक यू उत्तर के लिए। पर इसमें जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ हाँ, कि जेएनयू अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा अब जेनजी और युवा मतदाताओं का है। ऐसे में ये संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोहन भागवत ने जेनजी से कहा कि विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब वे एंटी नेशनल नहीं हैं। आंखें बंद करके अगर भरोसा करना हो तो जेनजी पर करूंगा। मौजूदा पीढ़ी से अधिक ईमानदार और संवेदनशील, सेवा और राष्ट्रभक्ति की सच्ची अपील युवाओं को प्रभावित करती है। लोकतंत्र में विरोध और संवाद साथ साथ चलते हैं। जेनजी के शिक्षा से जुड़े सवाल और शिकायतें जायज हैं। आज की पीढ़ी सवाल पूछती है, सिर्फ मानती नहीं, जवाब भी चाहती है। अगर जेनजी नाराज हैं तो उसकी वजह समझनी चाहिए। हाल के छात्र आंदोलन ने ये संकेत दिया कि युवा वर्ग का बड़ा हिस्सा वैचारिक मुद्दों से ज्यादा नौकरी और भविष्य की सुरक्षा पर वोट करना चाहता है, जिस पर मोहन भागवत ने भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन भी संवाद का एक माध्यम है। जेनजी के सवाल और शिकायतें जायज हैं। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। शिक्षा को व्यवसाय नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता माना जाना चाहिए। स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं और शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। शिक्षा सुधार में सरकार के साथ समाज की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक आरएसएस को जेनजी की याद क्यों आई? क्या ये सिर्फ संवाद है या फिर इसके पीछे राजनीतिक और वैचारिक तैयारी भी छिपी है? असल में नीट विवाद ने पहली बार ये दिखाया कि जेनजी की राजनीति पारंपरिक मुद्दों से अलग है। ये पीढ़ी रोजगार, परीक्षा में पारदर्शिता, अवसरों की समानता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर सड़क पर उतरने से नहीं हिचकती। पहले भी कहा था कि आज जो हम हमारी युवा को देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि यार ये सिर्फ हमारी युवा नहीं है, ये एक्चुअली हमारा फ्यूचर है। क्योंकि आज जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी आपकी सोच है, जो भी ऑपोजिशन है, जो भी न्यूज चैनल है, सब चले जाएंगे भाई, बट हमारी युवा रहेगी। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि वी हियर देम। I support Modi ji with what he's doing right now and how he's correcting the wrong system with all of whatever the protests has been happening and the wrongdoings happened to the students. And the Honorable Prime Minister is doing what's right for the students and the citizens of this nation. Great that he's trying to interact with students in a way that connect with them more and that has given more perspective to his speeches to the students these days. Prime Minister, I feel like ever since he has become the Prime Minister, he has done a lot for our country, right? Especially regarding the youth, because India is known to have one of the largest youth populations, and he has made like the best use of it and tried to motivate us to do better so that our country can really develop and stand somewhere in this world. आरएसएस और बीजेपी भले ही अलग संगठन हों, लेकिन दोनों के बीच वैचारिक और संगठनात्मक संबंध लंबे समय से स्थापित हैं।
ऐसे में संघ का युवा संपर्क अभियान भाजपा के लिए भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसे युवा नाराजगी को शांत करने की एक कोशिश बता रहा है, जबकि संघ का कहना है कि उसका उद्देश्य नई पीढ़ी की सोच को समझना और उनके साथ संवाद बढ़ाना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तो वहीं ट्रैफिक जाम और बाढ़ जैसे हालत देखने को लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सावन के कांवड़ यात्रा और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु की आस्था की भी कहीं ना कहीं बरकरार होती हुई नजर आ रही है। इसी पर अपनी दिखाती है खास रिपोर्ट। सावन की बारिश जहां एक ओर आस्था को और गहरा कर रही है, वहीं दूसरी ओर यही बारिश कई राज्यों में आफत बनकर आई है। कहीं सड़कें पानी में डूब गई हैं, कहीं नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। यानी देश के कई राज्यों में मानसून अब राहत नहीं बल्कि मुसीबत बनता जा रहा है। यूपी, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की रफ्तार थाम दी है। वाहन घंटों जाम में फंसे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। देखिए, हरिद्वार तो इन दिनों इटली के प्रसिद्ध वेनिस शहर में बदल गया है। हाँ, बस एक नाव मिल जाती तो बेहतर होता। अब राजस्थान के भरतपुर का भी हाल देख लीजिए। मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। सड़कें दरिया बन गई हैं और कॉलोनियों में पानी भर गया है। यानी अब आलम यह है कि जो लोग बारिश का आनंद लेना चाहते थे वो अपने घरों में कैद होकर बैठे हैं। ये है आईटी हब कहे जाने वाली भारत की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का हाल। आपको नहीं लगता कि प्रशासन को यहाँ लोगों की सुविधा के लिए नाव की व्यवस्था कर देनी चाहिए? और अब बात करते हैं समृद्ध इतिहास और राजनीति में विशेष महत्व रखने वाली देश की राजधानी दिल्ली की। हो सकता है कि यहाँ की सियासी गर्मी से ही ये बादल इतना बरस रहे हैं। सोचिए कैसा हो अगर ये मुद्दा भी संसद के प्रदर्शन का हिस्सा बन जाए और नेता प्रतिपक्ष यहीं धरने पर बैठे। बहरहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों से दूर रहें, खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। तो जो मुख्य रूप से वर्षा गतिविधि जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में भी थोड़ा सा बढ़ने का संभावना है आज। इसके लिए मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में, साथ साथ में जो उत्तराखंड का क्षेत्र है और इसके साथ में जो पूर्वी राजस्थान का पार्ट है और वहीं पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जो है ऑरेंज अलर्ट के साथ में जारी की गई है। अगर दक्षिण भारत के बारे में बात करें तो तटीय कर्नाटक, दक्षिणात्य कर्नाटक, केरल में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कुछ एक स्थानों पर केरल में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी रेड अलर्ट के साथ में जारी की गई है। वहीं पूर्वी भारत में भी हम देखेंगे तो मुख्य रूप से जो गंगी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा और इसके साथ साथ में झारखंड का इलाका है, वहां पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। खैर, बारिश जहां लोगों का हाल बेहाल कर देती है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक नगरी अयोध्या तो सावन के रंग में रंगी और नहाई सी यानी नई प्रतीत हो रही है। अब भोलेनाथ के त्रिशूल के प्रतिबिंब के भी दर्शन हो रहे हैं। एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी ओर भोलेनाथ के भक्त जलाभिषेक करने के लिए सफर पर हैं। तेज बारिश और फिसलन भरे रास्तों के बावजूद उनकी आस्था कदम कदम पर दिखाई दे रही है। देखिए, कलयुग में महादेव का ये स्वरूप भी गंगा किनारे बैठे आनंद ले रहे हैं और कांवड़ यात्रियों में इस मौसम में भी उत्साह बना हुआ है। बढ़िया तो मौसम हो रहा है एक नंबर को, और भोले का भगत ये दीवाना है भोले का, ठीक है। और जितनी पूरा व्यवस्था है, हर एक बंदो जो छोटी या बड़ी कावड़ लेके जा रहे हो वो खुद भोले ने अपने हाथा से तैयार कर रहे हो है। पूरा रास्ता सावन में भीजता भाजता एक श्रद्धा के अनुसार अपना अपने गाँव में जाके। सावन की फुहारें जहां श्रद्धा को सींच रही हैं, वहीं कई परिवारों के लिए यही बारिश परीक्षा बन गई है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि मानसून की एक एक बूंद
अब राहत और आफत दोनों की कहानी लिख रही है। तो हमारी आज की खास पेशकश में हमने जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किस तरीके से बैक टू बैक वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। तो साथ ही साथ आपको बताया कि दिल्ली विधानसभा का आगाज आज से हो चुका है, सत्र की शुरुआत हुई। तो साथ ही आपको बताया कि कहां-कहां जल भराव की जो तस्वीरें हैं वो देश भर से देखने को मिल रही हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।